इतिहास है दर्पण, समय का साक्ष्य महान, बीते कल की गाथा, भविष्य का निदान। संघर्ष और विजयों की देता है पहचान, मानव सभ्यता का है यह एक अमूल्य विधान। भारत का इतिहास न केवल भारतीय समाज और भारत के संस्कृति के वर्तमान काल से भूतकाल के संबंध को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि ये पूरी मानव सभ्यता के विकास क्रम को ठीक से जानने के लिए भी बेहद ज़रूरी सब्जेक्ट है। यही कारण है कि जब भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न में कोई एग्ज़ाम होता है तो एग्जामिनर आपसे इंडियन हिस्ट्री से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं और इंडियन हिस्ट्री का वेटेज इंडिया जीएस में बहुत अच्छा खासा होता है। तो एग्जामिनर का भी मोटिव यही है कि जो कुछ ऐसे इवेंट हुए थे जो भारत के इतिहास में परिवर्तन लेकर के आते हैं उनको वो आपसे एग्ज़ाम में पूछ लें और आप अपने भारत के इतिहास के बारे में ठीक से परिचित रह सको। तो आज के इस वीडियो का पर्पस है भारत के इतिहास को छत्तीसगढ़ में होने वाले ऑब्जेक्टिव पैटर्न के सभी एग्जाम्स के लिए सिंप्लीफाई करना, उसका एक ऐसा अप्रोच सीखना जिससे आप कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर पाओ जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और जिनको आपको पढ़ के जाना बेहद ज़रूरी है एग्जाम के लिए, नहीं तो फिर आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सेम उसी अप्रोच को अपनाएंगे जो हमने पॉलिटी एनालिसिस के अप्रोच में अपनाया था। तो अगर आपने मेरे पॉलिटी एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ टर्मिनोलॉजी सेम यूज़ करूँगा जो मैंने उस वीडियो में यूज़ की थी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपके मन में एक प्रश्न और उठ रहा होगा कि इंडियन हिस्ट्री के साथ आर्ट एंड कल्चर क्यों लिखा हुआ है। उसका कारण ये है कि आर्ट एंड कल्चर को इंडियन हिस्ट्री से एकदम अलग करके पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि देखिए मूर्तिकला आपके इतिहास से भी संबंधित है, उसके अलावा कला संस्कृति से भी संबंधित है, क्योंकि मूर्तिकला तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी होती थी। उसके अलावा आपका जो गांधार कला है, मथुरा कला है, वहाँ भी मूर्तियाँ बनती थी। ठीक है, उसी प्रकार मान लीजिए चित्रकला देखेंगे तो मध्य पाषाणकालीन चित्रकला भी देखने को मिलती है, जैसे कि कबरा पहाड़ में जो चित्र देखने को मिले हैं। फिर चित्रकला तो मुगल काल में भी होती थी, तो उसका संबंध इतिहास से भी जुड़ रहा है और कला संस्कृति से भी जुड़ रहा है। इसीलिए दोनों को साथ में देखना, साथ में पढ़ना जरूरी है। जैसे कि साइंस के साथ आपको टेक्नोलॉजी भी पढ़नी चाहिए, तो ये दोनों रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, ऐसा टाइप का है। चलिए, तो हम लोग उसी पैटर्न में देखेंगे। सीजीपीएससी प्रीलिम 2024 के जो 14 प्रश्न आए थे उनको फटाफट देखते हैं और उसके आधार पर थीम्स को आइडेंटिफाई करते जाते हैं। देखिए, थीम्स का मतलब हो गया टॉपिक, मतलब यहाँ पर आपको प्रश्न से ज़्यादा टॉपिक पर फोकस करना है। आहाड़ अथवा बनास संस्कृति किस संस्कृति के समकालीन थे। यहाँ पर देखिए आपको ध्यान देना है, समकालीन यानी कि कालक्रम पूछा है। किसका पूछा है? तो हड़प्पा संस्कृति का कालक्रम पूछा है। तो हड़प्पा संस्कृति के कालखंड को आपको बेहद अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे कि आप सभी जान रहे होंगे, आहाड़ और बनास संस्कृति क्या है? ये ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ हैं। हड़प्पा संस्कृति है कांस्य युगीन सभ्यता, तो कांस्य के बाद आते हैं ये दोनों, फिर उसके बाद आता है नवपाषाण काल यानी कि नवपाषाण युग, जिसमें आपका लोहा का खोज होता है और लोहे से संबंधित जो संस्कृति हैं उनका विकास होने लगता है। तो ऐसे आपको कालखंड को देखना है, ठीक है, उसको समझना है। फिर देखिए अगला एक प्रश्न आया था, नाट्यशास्त्र किसकी रचना है। अब यहाँ पर देखिए कुछ प्राचीन ग्रंथ होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, फिर चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव का खुमान रासो और जगनिक का परमाल रासो। तो ऐसे जो कुछ ग्रंथ हैं प्राचीन काल वाले, वो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। मतलब थीम देखना है ना आपको, क्या क्या पूछा जाता है। देवनी मोरी स्तूप कहाँ स्थित है? यहाँ पर देखिए देवनी मोरी स्तूप किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, किनके काल में ज़्यादा स्तूप बने थे? तो अशोक के काल में ज़्यादा स्तूप बने थे, तो अशोक इंपॉर्टेंट हो गए। कौन से वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश वाले थे। तो ऐसे करके इसको समझना है आपको, मतलब मेरे को देखना है, बौद्ध धर्म देखना है, अशोक के बारे में ठीक से पढ़ना है और मौर्य काल को देखना है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को लिच्छवी दौहित्र यानी कि लिच्छवियों के नाती से संदर्भित किया गया है। यहाँ पर देखिए जो गुप्त काल के शासक थे उनकी जो उपाधियाँ थी वो आपके लिए क्या हो जाती हैं? इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, उनको पूछता है एग्जाम में। तो किसको धरणीबंध कहा जाता था, किसका क्या नाम था, ऐसे करके उसको क्या करना है, आपको याद रखना है। निम्नलिखित यात्रियों में से कौन विजयनगर शासक देवराय द्वितीय के दरबार में फारस के राजदूत के रूप में आया था। तो यहाँ पर देखिए जो विजयनगर शासक है ना, उनके शासनकाल में जो विदेशी यात्री आए थे उनको कभी मैच द कॉलम में पूछता है, तो कभी ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट बना के पूछ लेता है। तो आपको याद रखना है कि विजयनगर शासकों को मुझे अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद वहाँ पर जो विदेशी यात्री आए थे उनका नाम मुझे अच्छे से याद रखना है, और ये सीधे सीधे एग्जाम में आ जाता है करके। ठीक है, उसी प्रकार देखिए अगला थीम है, निम्नलिखित में से किसे अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। तो यहाँ पर देखिए थीम क्या हो गया, अगर आपने देखा होगा सीजीपीएससी प्री का ही क्वेश्चन या व्यापम के विभिन्न एग्जाम में क्वेश्चन, तो तानसेन की जो उपाधियाँ हैं उनसे कई बार प्रश्न आए हैं। सीजीपीएससी में भी आया है, व्यापम में भी आया है। तो उनके दरबार में जो लोग बैठते थे ना, उनका उपाधि अलग अलग रहता था, मतलब उनके नाम उपनाम रहते थे। तो उनको बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, सीधे सीधे प्रश्न आ जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भले ही टफ था, लेकिन यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को तो मान रहे होंगे कि थीम जो है वो रिपीट हो रही है। उनके दरबार में जो लोग बैठते थे या अकबर के काल से संबंधित लोग थे प्रमुख, उनकी उपाधियों को सीधे पूछ लिया जाता है एग्जाम में करके। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान रखेंगे आप। 1857 की क्रांति के 2 महान नेता कौन थे जो कि बचकर नेपाल चले गए थे। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या समझ में आ गया, टॉपिक मेरे सिलेबस का पूछा गया है 1857 की क्रांति। अब वहाँ से क्या पूछा गया है, तो देखिए जो नेतृत्व करता थे
उनके बारे में पूछा गया है। तो जब भी 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तो नेतृत्वकर्ताओं के बारे में एकदम विशेष तौर पे ध्यान देना है। तो इसमें देखिए 3 ही चीज़ पूछता है 1857 की क्रांति से जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं। एक पूछता है जगह, अब उस जगह से जोड़ दीजिए नेता को, ठीक है, नेतृत्वकर्ता को। और पूछता है कि जो इतिहासकार हैं वो 1857 की क्रांति के बारे में क्या क्या मत रखते हैं, मतलब कौन इसको पहला क्रांति मानता है, कौन इसको केवल विद्रोह के रूप में मानता है। तो जो अलग अलग विचारधाराएं हैं 1857 की क्रांति को लेकर के वो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, टॉपिक से उसके सब टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है, जो थीम रिपीट हो रही हैं उनको। अब देखिए क्वेश्चन आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में कि उसकी कार्यवाही से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बंगाली पत्रिका जो है रातों रात अंग्रेजी समाचार पत्र में बदल गई थी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। यहाँ पर आपको क्या टॉपिक समझ में आ रहा है कि जो ब्रिटिश शासनकाल में कुछ अधिनियम वगैरह पारित होते थे जिससे एकदम क्षणिक या तुरंत रूप से परिवर्तन आता था, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम लागू किया गया, सती प्रथा को अंत कर दिया गया, नरबली प्रथा को अंत कर दिया गया। तो ये जो आपके टॉपिक हैं ये क्या हो गए, इंपॉर्टेंट हो गए। ये अधिनियम पारित करके ही क्या किया गया था, बदलाव लाया गया था। फिर उसके बाद देखिए आखिरी प्रश्न जो आया था, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर चारागाहों पर लगाया जाता था। अब देखिए ये कैसा प्रश्न आ गया। एक तो पूछा है प्राचीन भारत, हम लोग से अगर पूछता कि गुप्त काल में कौन सा कर लगता था, या फिर ये पूछता कि मान लीजिए दिल्ली सल्तनत में किस प्रकार के जो कर वगैरह लगाए जाते थे, तो वो सब हम लोग पढ़ते हैं, वो थोड़ा पता रहता है हमको। लेकिन इसमें पूछ दिया गया प्राचीन भारत में, और वो भी पूछा गया चारागाह कर के बारे में। तो ये थोड़ा सा टफ कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया। लेकिन देखिए यहाँ से हम लोग क्या सीखेंगे, एक क्वेश्चन तो आप छोड़ ही सकते हैं एग्जाम में अगर नहीं पता है तो, लेकिन यहाँ से हमको सीख क्या मिल रही है, सीखते हैं हम लोग कि जो प्राचीन भारत में विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाते थे। अब एक बार चारागाह कर पूछा गया है, क्या पता अगली बार भू राजस्व कर पूछ लिया जाए। तो भू राजस्व कर उस समय कौन सा होता था, या सिंचाई कर लगता था कि नहीं लगता था, उसका नाम क्या था। तो ये क्या करेंगे, ये आप आगे के एग्जाम के लिए रेडी कर लेंगे। यही सीखना है आपको प्रश्नों को देखते हुए, ठीक है। आगे देखेंगे आर्ट एंड कल्चर से क्या क्या प्रश्न आए थे। तो यहाँ पर थीम देखिए कौन कौन सी चीज़ों से प्रश्न पूछा गया है। तो गांधार शैली, मतलब ये क्या है, एक प्रकार की मूर्ति कला की शैली है, किस नाम से जानी जाती थी। तो इंडो यूनानी कला यानी कि इंडो ग्रीक कला कहते थे इसको। तो ध्यान रखिएगा मूर्ति कला इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर में। फिर उसके बाद दूसरा थीम देखिए, बौद्ध दर्शन के अनुसार संस्कार का कारण क्या है। अगर आप बौद्ध दर्शन में द्वादश निदान पढ़ेंगे तो वहाँ पर अविद्या जो रहती है वही संस्कार का मूल कारण बनता है। तो अविद्या के कारण ही सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। तो ध्यान रखिएगा द्वादश निदान में लिखा हुआ है और आपको याद रखना है। जब फिलॉसफी का सिलेबस पढ़ेंगे तब आपको एकदम क्लियर भी हो जाएगा। तो संस्कार का मूल कारण है अविद्या। यहाँ पर देखिए थीम आपको पकड़ना है कि दर्शन में बौद्ध दर्शन से प्रश्न आता ही है करके। फिर देखिए जैन दर्शन के अनुसार तत्व के लक्षण क्या है। तो यहाँ पर देखिए तत्व जो होता है उनके पदार्थ के रूप में जो उन्होंने जिसका वर्णन किया है उसको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जैन दर्शन में पदार्थ की उत्पत्ति होती है बोला जाता है, फिर उसका विनाश भी होता है बोला जाता है, और उसमें नित्यता यानी कि आत्मा के रूप में कोई चीज़ पाई जाती है जिसको वो लोग जीव कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैन दर्शन के बारे में अगर आपने पढ़ा है फिलॉसफी में तो आपको क्या पता रहेगा, ये तो उनके पदार्थ के बारे में ही बात हो रही है और तीनों बातें क्या है एकदम सही है करके। तो आप इसका आंसर तो ले आ सकते थे। लेकिन अगर आपको अभी इतना नहीं पता है तो बस आगे के लिए ये ध्यान रखिए कि जैन दर्शन जो है फिलॉसफी में इंपॉर्टेंट होता है, उसी प्रकार बौद्ध दर्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। फिर देखिए किसने कहा है कि चेतन शरीर ही आत्मा है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार का दर्शन हो रहा है जहाँ पे शरीर के अलावा किसी दूसरी आत्मा को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। मतलब देहवाद यहाँ पर जो है उसको स्वीकार किया गया है। और ये देहवाद का अर्थ ये हो गया कि शरीर खत्म मतलब सब कुछ खत्म, आत्मा वगैरह होती नहीं है, इस संसार के बाहर आप जाएंगे नहीं, ऐसा कोई दर्शन बोल रहा है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो चारवाक दर्शन में ही ऐसी बातें की जाती हैं जिसमें इस संसार के बाहर के संसार के बारे में यानी कि इहलोक के अलावा किसी अन्य लोक में परलोक में जो है विश्वास नहीं किया जाता है। ठीक है। फिर देखिए अगला है न्याय दर्शन में ज्ञान का पर्याय है। अब देखिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बुद्धि और उपलब्धि दोनों ही इसके पर्याय होते हैं ज्ञान के न्याय दर्शन के अनुसार। तो यहाँ पर आपको क्या पकड़ना है, न्याय दर्शन भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है करके। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो पर्पस था आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तक लेके जाना, तो मैं आपको टॉपिक्स तक लेकर के आया। 2024 के हमने 14 प्रश्न देखे, अब तो 2023 का चालू हो गया। तो 2023 को छोड़ते हैं हम लोग, सीधे लर्निंग आउटकम पर आते हैं जो कि मैंने पूरे 13 वर्षों के प्रश्नों को देख करके बनाया है। तो देखिए 13 वर्षों के प्रश्नों का आप एनालिसिस करोगे तो पाओगे 2012 से लेकर के 2024 तक एवरेज के तौर पर 12 से 13 प्रश्न जो है अवश्य पूछे जाते थे। जिसमें देखिए 12 12 12 ऐसे करके लगातार आ रहा था, 13 हो गया, फिर 18 में एक बार ड्रॉप देखने को मिला 7 प्रश्नों का, फिर उसी प्रकार 2021 में एक बार ड्रॉप देखने को मिला 6 प्रश्नों का। मतलब 6 प्रश्न जो है पूछे गए, 13 14 नहीं पूछे गए। लेकिन उन्होंने पैटर्न को फिर से सुधार दिया और 22 में फिर से 14 पूछा, 23 में फिर से 13 पूछा, 24 में फिर से 14 पूछा। मतलब इसमें 8-9 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के रहते हैं, 4-5 क्वेश्चन आपके आर्ट एंड कल्चर के रहते हैं। तो ऐसे करके 13-14 क्वेश्चन टोटल हो जाते हैं। तो देखिए ये आपको एक पैटर्न पता चल गया कि आपके 100 प्रश्न आ रहे हैं
वहाँ पे आपका लगभग 13-14% वेटेज है इंडियन हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना ये। अगर मान लीजिए इसको मैं 50 प्रश्नों से ही तुलना करूँ इंडिया जीएस के, तो 50 प्रश्नों का 13-14% कितना ज़्यादा, जस्ट डबल हो जाएगा, मतलब 26% इसका वेटेज है, ऐसा समझ लीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से आपको इसको करना है। अब कैसे करेंगे, बात ये उठती है कि कौन कौन से बुक से पढ़ लें। तो चलिए बुक लिस्ट पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आपको एक ही बुक फॉलो करनी है, मतलब प्री के लिए हो जाए, मेंस के लिए हो जाए, व्यापम के एग्जाम के लिए हो जाए, सभी प्रकार के एग्जाम के लिए, तो आप एकदम आंख बंद करके जो दृष्टि की क्विक बुक आती है इतिहास वाली, उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप घटना चक्र भी सॉल्व कर लेंगे। घटना चक्र नहीं कर सकते तो हमारे जो सीजी मतलब छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्जाम हुए हैं सीजीपीएससी के और सीजी व्यापम के, उनके पास्ट ईयर क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्या होगा, आपका पूरा इंडियन हिस्ट्री बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। मैं आपको अभी इसके बाद जस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। तो आप अपने घटना चक्र सॉल्व करने के क्रम में क्या करेंगे, उन प्रश्नों यानी कि उन टॉपिक्स के प्रश्नों को बहुत अच्छे से बना लेंगे। तो आपका क्या होगा, इंडियन हिस्ट्री में किसी भी प्रकार का जो है डाउट आपको नहीं रहेगा और आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच पता चल जाएगा कि जब भी मैं प्राचीन इतिहास पढ़ूंगा तो किन किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करूंगा, वो मैं आपको अभी जस्ट बताऊंगा। ठीक है, तो ये बुक की बात हो गई। दोनों मीडियम में आती है, हिंदी और इंग्लिश, तो कोई भी मीडियम वाले हो आप इसको फॉलो कर सकते हो। अब देखिए, एक दूसरा पैटर्न है जिसको आप फॉलो कर सकते हो, जिसमें आप अगर विस्तार से पढ़ना चाहते हो और आपसे अगर कोई भी चीज़ न छूटे ऐसा चाहते हो, तब आप क्या कर सकते हो, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के लिए जो मुस्कान पब्लिकेशन की इतिहास की बुक आती है उसको प्रीफर कर सकते हो। देखिए, ये बुक जो है वो बहुत ही ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड बुक है। मतलब इसमें छत्तीसगढ़ में होने वाले सभी एग्जाम को देखते हुए फैक्ट को इंक्लूड किया गया है। तो प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास में मैंने पाया है कि यहाँ पर जो फैक्ट दिए गए हैं वो तो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं और समझ लीजिए लगभग आपके कवर हो ही जाएंगे क्वेश्चन यहाँ से। तो प्राचीन और मध्यकालीन के लिए एकदम बेस्ट बुक है ये मुस्कान पब्लिकेशन वाली, आप इसको पढ़ सकते हो। लेकिन आधुनिक भारत के इतिहास में जैसे अब क्या है, थोड़े से क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा स्पेक्ट्रम का रुख कर सकते हो और स्पेक्ट्रम से आप आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ सकते हो। जिन लोगों के पास टाइम है और क्षमता है पूरे इतने मोटे बुक को पढ़ने की, उनको मैं रिकमेंड करूंगा। नहीं तो आप केवल दृष्टि की क्विक बुक प्लस घटना चक्र इतना करके भी आप अपना काम चला सकते हो, आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और ये भी देखिए स्पेक्ट्रम क्या आती है, दोनों मीडियम में आती है और इसके बारे में मुझे नहीं पता ये इंग्लिश में आती है कि नहीं, मैंने हिंदी में देखा है तो हिंदी में ये बुक आती है। ठीक है, तो ये हो गई बुक की बात। अब आते हैं जो हमारे इस वीडियो का पूरा सार है, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं और एक एक करके इस पर बात करते जाएंगे। मतलब प्राचीन भारत के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद इसी प्रकार से मध्यकालीन के लिए और आधुनिक के लिए एकदम सीक्वेंस में देखते जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता के लिए देखिए मैंने यहाँ पर वेटेज स्तर निर्धारित किया है। 3 स्तर हैं, हाई यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मीडियम यानी कि थोड़ा कम और लो यानी कि एकदम कम इंपॉर्टेंट है, छोड़ सकते हैं। तो लो वाला तो आपको मिलेगा नहीं क्योंकि हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ही बात कर रहे हैं ना। और यहाँ पे ये सब टॉपिक हो गया, मतलब जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में और कौन कौन से सब टॉपिक है जहाँ से आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो देखिए सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में आपको नगर योजना देखना है, मतलब वहाँ पे किस प्रकार के नगर वगैरह बनते थे, वहाँ पर जो मूर्तियाँ वगैरह मिली हैं, जैसे कि आपका नर्तकी की मूर्ति मिली है या फिर रुद्रशिव की मूर्ति मिली है, उसके बारे में अच्छे से फैक्ट रेडी कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता में अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, मतलब वस्तु विनिमय होता था या फिर कोई मुद्रा वगैरह का प्रचलन था, तो वो सब चीज़ों को आपको देखना है अच्छे से। उसी प्रकार आएंगे वैदिक काल में, मीडियम इंपॉर्टेंट का ये है समझ लीजिए। साथ में यहाँ पर देखिए जो स्थल वगैरह है ना, तो स्थल में देखिए आपको क्या ध्यान देना है। मैं थोड़ा सा फिर से सिंधु घाटी सभ्यता में जाता हूँ। जो स्थल हैं भारत और पाकिस्तान वाले, अब भारत में जाएंगे तो विभिन्न राज्य हैं, तो राज्य में गुजरात में कौन सा है, हरियाणा में कौन सा है, यूपी में कौन सा नगर मिल रहा है, ये सब आपको क्या करना है, देखना है। वैदिक काल में अगर हम लोग जाएँ तो वैदिक काल में देखिए सामाजिक धार्मिक जीवन वहाँ पर कैसा चल रहा था, वो आपको ध्यान देना है, मतलब धर्म वगैरह का क्या योगदान था वहाँ पे, और वैदिक काल में क्या क्या साहित्य वगैरह बने थे तो उनको देख लीजिएगा। जैसे कि वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ इसी काल से संबंधित है, तो उनको थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। जैन और बौद्ध धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको स्टार लगा लीजिएगा, पढ़ के जाना ही है। हिस्ट्री में कुछ पढ़े ना पढ़े, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को पढ़ना ही है, ये एकदम गांठ बांध लीजिए। ठीक है, फिर इसमें देखिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है, महावीर और बुद्ध के उपदेशों को आपको ध्यान रखना है, और जो बौद्ध परिषदें और जैन संगीतियाँ हुई थी उनको ध्यान देना है। ठीक है, फिर उसके अलावा आपको बौद्ध कला और स्थापत्य, जैसे कि सांची का स्तूप है, भरहुत का स्तूप है, और गांधार और मथुरा कला से संबंधित मूर्तियाँ हैं, तो आर्ट एंड कल्चर और दर्शन सभी से जुड़ा हुआ है, तो इसको एकदम अच्छे से करना है। मौर्य साम्राज्य में जाएंगे तो बहुत हाई प्रायोरिटी वाला ये टॉपिक है। यहाँ पर देखिए आपको खास करके अशोक के शिलालेखों पर विशेष महत्व देना है। बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी बने हैं शिलालेख, लेकिन अशोक वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर मौर्य प्रशासन को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, और विदेश यात्राएं, जैसे कि यहाँ पर देखिए जो मेगास्थनीज की यात्रा से संबंध एडीओ एग्जाम में भी आया था, तो यहाँ पर मैं आपको जो टॉपिक्स बता रहा हूँ और जो मैं आपको चीज़ें वो करके दे रहा हूँ, एनालिसिस करके दे रहा हूँ, उस पर आप भरोसा कर सकते हो, क्योंकि मैं हर एक एग्जाम का क्वेश्चन जो है वो वीडियो में इंक्लूड नहीं कर सकता, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो एकदम वेरीफाई करके ही बोल रहा हूँ, ठीक है, देखने के बाद ही बोल रहा हूँ। तो विदेश यात्राएँ जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, मौर्य साम्राज्य के समय हुई।
फिर गुप्त काल में देखिए, जैसा कि मैंने बताया शासकों की क्या क्या उपाधि थी वो आपको ध्यान देना ही है गुप्त शासकों में। उसके अलावा आप क्या क्या देख सकते हो, चूंकि गुप्त काल को स्वर्ण काल बोला जाता था, तो यहाँ पर विज्ञान, गणित, साहित्य और कला में जो जो विकास देखने को मिले उसको आप देख सकते हो। फिर इलाहाबाद स्तंभ लेख के बारे में, जो प्रयाग प्रशस्ति है उसके बारे में भी थोड़ा सा देख सकते हो। अब इसके बाद देखिए उत्तर गुप्त काल में आपको देखना है खास करके हर्षवर्धन काल। अब ये मैंने इसको इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में मैंने देखा है कि हर्षवर्धन काल से क्वेश्चन आता है, इसीलिए इसको अलग से यहाँ पर जोड़ना पड़ा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ह्वेनसांग की यात्रा होती है ना बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए ह्वेनसांग हमारे छत्तीसगढ़ भी आते हैं, तो ये क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ से प्रश्न आता है। प्राचीन संस्कृति व विज्ञान, अब यही है प्राचीन इतिहास का पूरा समरी टाइप का है, तो यहाँ पर आपको आर्यभट्ट, सुश्रुत और वराहमिहिर जी के योगदान को एकदम अच्छे से ध्यान देना है। मतलब गुप्त कालीन मंदिर क्या क्या बने थे, मूर्ति कला में क्या क्या विकास हुआ था और ऐसे जो योग्य व्यक्ति थे उनका क्या योगदान रहा है वो आपको देखना है प्राचीन में। इतने में प्राचीन खत्म होगा, फिर मध्यकाल में आएंगे। तो मध्यकाल में सबसे पहले दिल्ली सल्तनत देखिए, बहुत हाई प्रायोरिटी वाला टॉपिक है। यहाँ पे आपको खिलजी वंश, तुगलक वंश, इनके बारे में बहुत अच्छे से देखना है। साथ में आपको गुलाम से लेकर के लोधी वंश तक जो प्रमुख शासक हैं उनके नाम और उनके वंश का नाम याद रखना है कि कौन सा शासक किस वंश से था। इनकी प्रशासनिक व्यवस्था को ध्यान रखिएगा और जो प्रमुख आर्थिक नीतियां हैं, जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक की कोई आर्थिक नीति थी तो उसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। भक्ति व सूफी आंदोलन, फिर से स्टार लगा लीजिए, भक्ति और सूफी आंदोलन पढ़ना ही है इतिहास पढ़ते समय, एकदम हाई प्रायोरिटी वाला है। तो यहाँ पर देखिए जो प्रमुख संत थे, जैसे कि रामानुज थे, कबीरदास थे, तुलसीदास थे, गुरु नानक जी थे, चैतन्य महाप्रभु थे, तो उनके प्रमुख विचार आपको ध्यान रखने हैं। फिर सूफी सिलसिले और उनके जो प्रमुख सूफी संत हैं, चिश्ती सिलसिला और सुहरावर्दी सिलसिला, उसके बारे में देख लीजिएगा, आता है प्रश्न वहाँ से। मुगल साम्राज्य देखना है आपको, मुगल साम्राज्य बहुत हाई प्रायोरिटी वाला टॉपिक है फिर से। तो यहाँ पर देखिए आपके शासक तो बहुत हुए हैं लेकिन सबसे प्रमुख है अकबर, तो अकबर का प्रशासनिक व्यवस्था वो आपको देखना है। चित्रकला, स्थापत्य कला में जो जो विकास हुआ है इनके शासनकाल में उसको आपको अच्छे से देखना है। और अकबर का जो एक धर्म था दीन इलाही, इससे भी क्या होता है कई बार प्रश्न आता है, उसकी धार्मिक नीति के तहत था ना, तो उसका प्रशासन देखना है आपको और उसकी धार्मिक नीति है, दोनों चीज़ों को देखना है, यहाँ से प्रश्न आता है। फिर देखिए मराठा साम्राज्य, चूंकि बोल्ड में नहीं है मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका कारण यह है कि हमारे CGGS में भी पूछा जाता है ना, इसी कारण से मराठा साम्राज्य थोड़ा सा मीडियम प्रायोरिटी वाला टॉपिक है इंडिया GS के लिए। लेकिन शिवाजी का अष्टप्रधान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको देखना ही है, आता ही है प्रश्न यहाँ से। तो अष्टप्रधान में कौन कौन थे, क्या क्या नाम था, क्या क्या काम था उनका, वो बहुत अच्छे से आपको रेडी करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसके बाद इसी से कनेक्टिंग टॉपिक है आपका दक्षिण भारत के जो राजवंश हैं उनसे अब प्रश्न आ रहे हैं, जैसे कि आपके संगम काल से प्रश्न आता है, विजयनगर साम्राज्य और उनके जो विदेशी यात्री थे उनसे संबंधित प्रश्न आता है। तो चोल चेर पांड्य के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा और विजयनगर साम्राज्य के बारे में तो देखना ही है, इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। फिर उसके बाद देखिए आधुनिक काल आ जाएगा, तो आधुनिक काल में सबसे पहले देखेंगे कौन कौन सी यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी। तो पुर्तगाली और अंग्रेज को तो बहुत अच्छे से देखना ही है, डच फ्रांसिस को देखें या नहीं देखें लेकिन इन दोनों को तो देखना ही है। साथ के साथ आपको प्लासी और बक्सर का युद्ध भी थोड़ा सा देख लेना है, इनके बाद क्या क्या संधि हुई थी उससे भी प्रश्न आ जाता है। तो बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी, प्लासी के बाद कौन सी हुई थी, इसको अच्छे से करना है आपको। ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वायसराय, इनसे भी प्रश्न आता है, मीडियम प्रायोरिटी के टॉपिक हैं, जैसे कि वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में क्या क्या बदलाव हुए, बेंटिक, डलहौजी, तो किससे ये प्रभावित थे बेंटिक जी, तो ये सब चीज़ें क्या करना है आपको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना है, यहाँ से भी प्रश्न आता है। फिर देखिए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ये भी आपका क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये देखिए ये क्या करता है हमारे भारतीय समाज में जो है बदलाव लाता है। जैसा कि मैंने नहीं बोला था, इतिहास को जानने के लिए आपको समाज में हुए बदलाव को भी देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय के बारे में देखिएगा, दयानंद सरस्वती हो गए, ईश्वरचंद विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, इनके योगदान को और इनके द्वारा बनाए गए संस्थाओं को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आएगी 1857 की क्रांति, जो कि हमने क्रांति की थी, बहुत हाई प्रायोरिटी का टॉपिक है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि ये नेतृत्वकर्ता के बारे में पूछता है, उसके अलावा यहाँ से जो प्रमुख विचार हैं यानी कि लोगों का क्या क्या इसमें मतभेद है या क्या क्या मत है 1857 की क्रांति को लेकर के, वो सब प्रश्न देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में। फिर आगे बढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक का, तो ये भी हाई प्रायोरिटी का टॉपिक है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बदलाव होते हैं थोड़े से कम कालखंड में, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए विभिन्न प्रकार के कांग्रेस अधिवेशन हुए, तो इंपॉर्टेंट को ही पढ़ना है कि किसमें महिला अध्यक्ष बनी, कौन सी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, फिर कब नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया, फिर गांधीवादी आंदोलन, तो सत्याग्रह की शुरुआत कब से हुई, फिर उसके बाद गांधीवादी आंदोलन में जो अहिंसा का प्रयोग है, सत्याग्रह का प्रयोग है, वो कब कब किया गया, तो ये सब आपको एकदम अच्छे से देखना है। साथ ही देखिए अभी हाल ही में माइनिंग इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, तो वहाँ पर न केवल आपको भारत में हुए क्रांतिकारी आंदोलनों को अच्छे से देखना है बल्कि विदेशों में हुए क्रांतिकारी आंदोलनों को भी देखना है। तो जो माइनिंग इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था वहाँ पर वैंकूवर जो कि कनाडा में है, तो वैंकूवर में हुए क्रांतिकारी आंदोलन
मतलब वहाँ पर एक संगठन बनाया गया था, उससे संबंधित प्रश्न आ गया था कि उसकी स्थापना किसने की थी करके। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्या होता है, आपके विदेशों में हुए क्रांतिकारी आंदोलन भी पूछता है एग्जाम में, तो अच्छे से देखना है उसको। फिर संविधान पूर्व अधिनियम, ये पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रमुख अधिनियमों को यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, इसको आपको देखना ही है। अंत में बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर और दर्शन की। तो देखिए चित्रकला मैंने आपको बता ही दिया है, इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इसमें सब टॉपिक आपको देखने हैं, तो पटचित्र, मंजूषा कला, पिथौरा कला और राजा रवि वर्मा, तो ये चित्रकला से संबंधित व्यक्तित्व और पेंटिंग्स के प्रकार हैं, इसको आपको देखना है। मूर्तिकला में गांधार, मथुरा और सिंधु घाटी में किस किस प्रकार की मूर्तिकला होती थी वो आपको देख लेना है। आखिर में देखना है दर्शन में आपको चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और न्याय दर्शन, ये एकदम स्टार वाले दर्शन है, यहाँ से प्रश्न आता ही है। तो ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्शन है, इनको आपको देखना ही है, किसी दर्शन को पढ़े ना पढ़ें। तो देखिए ये हो गया पूरा एक अप्रोच का और एनालिसिस का वीडियो। अब इसमें देखिए ये जो PDF है ये आपको मिल जाएगा अभी। इस वीडियो के बाद आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल से CGPSC फॉर यू, है ना, यहाँ पर आपको ये जो समरी है, जो टॉपिक्स की मैंने समरी बताई है, ये समरी का PDF मिल जाएगा। और अगर आपको ये इतनी मेहनत अच्छी लग रही है, हिस्ट्री को अगर मैं आपके लिए थोड़ा बहुत सरल कर पाया हूँगा, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अच्छे से पढ़िएगा हिस्ट्री को। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि जो आपका एक भय था इतिहास सब्जेक्ट को लेकर के कि ये बहुत लेंदी है और इसको ख़त्म कर पाना बहुत मुश्किल होता है, तो इस अप्रोच की वजह से आपका वो जो डर है वो थोड़ा सा कम हुआ होगा। तो अभी तक आप वीडियो में बने हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।